दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं यास तूफान के बारे में। यास चक्रवात बहुत ही जल्द बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में अपना कहर बरपाने वाला है। तो वैसे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि चक्रवात आखिर किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, चक्रवातों का शुरुआत कैसे होता है, चक्रवातों का अंत क्या होता है, चक्रवातों का कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि चक्रवातों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बार बार या तो अरब सागर में, ये अपना देश का नक्शा है, या तो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले तौकीद नाम का एक जो चक्रवात है वो आया था पश्चिमी तट पर, जिससे मुंबई में भारी भरकम नुकसान हुआ था। अब जो अगला तूफान आने वाला है, जो अगला चक्रवात आने वाला है, वो है बंगाल की खाड़ी में और उसका शुरुआत हो चुका है और उसका नाम रखा गया है यास। इस चक्रवात का क्या नाम रखा गया है? यास। आखिरकार ये चक्रवात होता क्या है, कैसे बनता है चक्रवात, चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो चक्रवात है इसका उत्पत्ति होता है सागर तल के ऊपर। जो समुद्र का स्तर होता है, जो समुद्री पानी का जो लेयर होता है, उसके ऊपर ही चक्रवातों का निर्माण होता है। जो कम से कम तापमान है वो चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। समुद्र के ऊपर भी हवा है और जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंचता है या यहाँ उससे ज़्यादा, तो हवा जो है वो ज़्यादा मात्रा में गर्म होता है। हालांकि 25, 23, 24 डिग्री पर भी हवाएं गर्म होंगी, निश्चित सी बात है, लेकिन इस तापमान पर एक मिनिमम उस तरह का सफिशिएंट कंडीशन बन जाता है जब चक्रवात बनता है। होता क्या है कि इस तापमान पर अच्छा खासा अमाउंट में हवाएँ जो है वो गर्म हो जाती है। जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने का प्रयास करता है, क्योंकि गर्म हवा हल्का हो जाता है। तो जो गर्म हवा है ऊपर उठना शुरू करता है। तो जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठना स्टार्ट करता है, मान लीजिए यहाँ का हवा, इस एरिया का, यहाँ पर पानी है, तो होता क्या है कि आसपास का जितना भी हवा है, इधर का सब यहाँ पर भरना शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और आपको समझना होगा कि नीचे तो पूरा समुद्र है मान लिया, तो समुद्र का पानी तापमान बढ़ने की वजह से वो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो हवाएँ आती हैं, हल्की हवाएँ ऊपर उड़ जाती हैं और आसपास से जो हवा आता है, तो इसमें सिर्फ हवा ही नहीं रहता है, एयर ही नहीं रहता है, यहाँ पर नमी भी रहता है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर एयर प्लस नमी भी रहता है, यानी कि पानी का जो गैस वाला अवस्था है वो भी रहता है। और ये सब ऊपर उठना शुरू हो जाता है और आसपास से हवाएं आना शुरू हो जाती है और एक भंवर का निर्माण हो जाता है। कुछ इस तरह का ढांचा बनता है। भंवरी आप देखें ना, इस तरीके से। शक्तिमान देखें ना, घूमते हुए शक्तिमान को, शक्तिमान, इस तरीके से। तो ये भंवरी होता है। देखिए ये क्या होता है, नीचे में पतला और ऊपर में फैलते जाता है। नीचे में पतला और ऊपर में इसका फैलाव होता है। आप इसके मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भी आकार इसका होता है। ये साइक्लोन होता है। और एक चीज़ और, ये भी सवाल पूछा जाता है कि साइक्लोन के केंद्र में तापमान कम होता है, दाब कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको समझिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है निम्न दाब। अगर निम्न दाब नहीं रहता तो आसपास की हवाएं नहीं आती। निम्न दाब का क्या मतलब है, जरा इसको समझिए। निम्न दाब का मतलब होता है लो प्रेशर। जब हवा गर्म होती है तो हवा ऊपर उठ जाता है और वहाँ पर कम हवा बच जाता है। जब कम हवा बचेगा तो जाहिर सी बात है दाब कम हो जाएगा। जैसे कि मान लिया कि एगो छत है, छत का ढलैया हुआ है, उस ढलैया वाले छत पर 500 आदमी है, तो दाब बहुत ज़्यादा है। वहाँ से किसी कारणवश 50 आदमी ही बचा, बाकी आदमी हट गया, तो दाब क्या होगा, दाब वहाँ पर घट गया। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से साइक्लोन का निर्माण होता है। हवा तेज़ी से घूमता है, हवा इस तरीके से, और ऊपर भी उठता है, ये सब कुछ लेकर ऊपर भी उठता है। और आसपास से जब हवा आता है तो एक भंवर का निर्माण होता है, एक बवंडर भी आप कह सकते हैं, तेज़ी से घूमने लगता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, समुद्री क्षेत्र में, जैसे ये बंगाल की खाड़ी है। तो अभी जो यास तूफान है वो अभी तटों से नहीं टकराया है, ये इन तटों से टकराने वाला है। आप देखिए वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, नीचे तमिलनाडु है, यहाँ पांडिचेरी, तो इन तटों से ये टकराने वाला है। उम्मीद है कल तक टकरा जाएगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 25 तारीख है, 26 तारीख तक ये तटों से जरूर ही टकरा जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा साइंस, ठीक है। और एक चीज़ और समझिए, जो साइक्लोन बनता है, जब चक्रवात का निर्माण होता है, तो मान लिया कि यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे बना, तो ये आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है फुल स्पीड से, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होता है। कौन सा एनर्जी होता है इसके पास? होता है काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी इसके पास होता है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे ही ये ज़मीन से टकराएगा,
ज़मीन से जैसे ही टकराएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ घर मिलेगा, मकान मिलेगा, पेड़ पौधा मिलेगा, तो इसका रफ्तार घटने लगता है और रफ्तार घटते घटते वो फाइनली 1-2 दिन के अंदर वो रुक जाएगा और इस प्रक्रिया को बोलते हैं लैंडफॉल होना। आप लोग सुनते होंगे कि लैंडफॉल होना, तो इसी को कहते हैं कि जैसे जैसे ज़मीनी एरिया में आएगा तो पहाड़, घर, पेड़ पौधा की वजह से उसका रफ्तार घटते घटते ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप यास तूफान को ही देखिए, जब ये टकराएगा तो इसका स्पीड अच्छा खासा रहेगा 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बिहार के क्षेत्र तक आते आते इसका जो स्पीड है कल तक यहाँ पहुँचने का अनुमान है 70-80 के आसपास लगभग रहेगा, यानी स्पीड काफ़ी घट जाएगा। क्योंकि इस एरिया से देखिए ना काफ़ी झारखंड मिलेगा, बीच में कितना पहाड़ वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, तो इसका रफ्तार जो है काफ़ी घट जाएगा यहाँ पर। और एक चीज़ दोस्तों आपको और समझना होगा, देखिए हमारा जो भारत है, हमारा भारत, आपको तो धरती पता ही है, धरती अपना इस तरह से गोल है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी ऊपरी भाग उत्तर, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अपना भारत कहाँ है? अपना भारत है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात आता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। वो डायरेक्शन उसका क्या है? उसका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ गया है, माइक को जरा हम सेट कर लेते हैं। चलिए इस तरीके से, तो माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं चीज़ों को कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए थोड़ा सा एक चीज़ को समझिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से चक्रवात का क्या लेना देना है। अगर कोई चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आता है तो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब घड़ी तो ऐसे घूमता है, लेकिन भारत चूँकि उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ जो चक्रवात आएगा वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे यास भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्योंकि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और एक चीज़ और, थोड़ा सा एक बात समझिए, चक्रवात ऐसा नहीं है कि जो गर्म इलाके हैं वहीं पर आता है। जो शीतोष्ण एरिया है, जैसे कि ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे इधर या इधर, तो वहाँ भी चक्रवात आता है, लेकिन वहाँ का जो चक्रवात काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे कि यास, ये बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, ज़्यादा इसका समय नहीं है। अब जैसे कि यास के बारे में ही समझिए, यास अभी टकराया नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से मतलब पिछले 2 दिन से, कल से यानी 24 मई को भी अच्छा मौसम था लगभग, हालांकि हल्का फुल्का उमस है, आज भी अच्छा मौसम है। परसों काफ़ी गर्मी था, उमस बहुत ज़्यादा था। तो एक डायलॉग आप लोग सुने होंगे, जब हम आते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, हम जब आते हैं गर्मी को बढ़ा देते हैं। यानी तूफान आने से पहले, चक्रवात आने से पहले टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी यानी उमस काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये नज़दीक पहुंचता है मौसम को सुहावना बना देता है, जैसे कि अभी मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं काफ़ी आसानी से। चलिए अब आगे, और हम लास्ट में ये देखना चाहते हैं कि आखिर तूफ़ान का नामकरण किस तरीके से होता है। जो चक्रवात होता है, चक्रवात का नामकरण किस तरीके से होता है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो तूफ़ान यास है, इसका नाम ओमान ने दिया है, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाला जो तूफ़ान था उसका नाम दिया था म्यांमार ने। तो देखिए होता क्या है कि एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। नामकरण में 13 देश शामिल हैं। और जो देखिए हिंद महासागर के एरिया में जो तूफ़ान आता है, हिंद महासागर रीजन में जो तूफ़ान आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, उसके लिए 13 देश 13 को नाम देता है, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा और कहानी को थोड़ा पीछे चल के समझते हैं। देखिए मियामी अमेरिका में है, वहाँ का जो मौसम विभाग है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये WMO, जो UNO के अधीन काम करता है, पहले वो नामकरण करता था। लेकिन अब क्या है, जो रीजनल देश हैं, जैसे कि भारत के आसपास का देश, हिंद महासागर के चक्रवातों का यही नाम देते हैं। कुल 13 देश हैं। 2004 में 8 देश, जबकि 2018 में टोटल 13 देश हो गए हैं। 13 देश मिलकर के सब कुछ नामकरण करते हैं। तो 13 देशों के द्वारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ नाम दे दिया जाता है। अब जैसे देखिए 13 देश कौन कौन है, तो 13 देश है, ओमान है, पाकिस्तान है, भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है, यहाँ बांग्लादेश है, थाईलैंड है और म्यांमार है। इसके अलावा UAE है, सऊदी अरब है, यमन है और ईरान। टोटल 13 देश है। 13 देश 13 को नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी मान लिया बारी आया है O का, तो O के बाद जो P आएगा, Q आएगा, तो उसका बारी आएगा। जैसे कि अभी बारी O का है, फिर P, Q, R इस तरीके से सजाया हुआ रहेगा। उस हिसाब से उस देश का जो नाम सुझाया गया है, उस तूफ़ान का वैसा नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग समझ रहे होंगे। और जो इसमें दोस्तों मेन भूमिका किसका होता है, मेन भूमिका होता है RSMC का, यानी रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल ये सेंटर है, ये नई दिल्ली में है। और इसका मुख्य भूमिका होता है नामकरण तय करने में। हालांकि जो नामकरण है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है
कि फलाना नाम किसका दिया जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हर देश अपना सब कुछ ये दे दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और समझिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आप देखे होंगे कहीं भी चक्रवात आएगा तो जो चक्रवाती एरिया है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, वहाँ पे बहुत भारी भरकम तबाही आएगा। अब हम लोग तो यहाँ पर अब जैसे बिहार झारखंड का मौसम अभी काफ़ी सुहावना हो गया है अभी की जहाँ तक बात है, लेकिन वर्षा तो कल तक 2 दिन तक बहुत ज़्यादा वर्षा वगैरह होगा 26 और 27, और धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होगा। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचेगा, लेकिन तटीय इलाकों में जैसे ये इलाका है तो यहाँ बहुत ज़्यादा भारी भरकम नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो तैनात कर दिया गया है, NDRF और SDRF। जो NDRF होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और SDRF होता है स्टेट लेवल का। ये लोग नारंगी कलर के ड्रेस पहनते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इस कानून के तहत इनका गठन किया गया है, इनका तैनाती कर दिया गया है, और हर डिस्ट्रिक्ट के जो DM होते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के वो अध्यक्ष होते हैं, उनके निगरानी में सारा का सारा जाँच पड़ताल किया जाता है। तो बिहार के भी बहुत सारे जो ज़िले हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है, वहाँ भी अच्छा खासा मतलब इसका प्रभाव रहने वाला है इस तूफान का। दोस्तों लास्ट में हम लोग ये थोड़ा सा समझना चाहते हैं और इसी पे हम लोग बात करेंगे, जो नामकरण होता है, नामकरण जैसे कि अभी नाम किया गया है ओमान का दिया हुआ नाम यास है, तो जो नाम दिया जाता है नाम को बहुत सोच समझ के दिया जाता है। जैसे कि थोड़ा सा समझिए, ऑस्ट्रेलिया पहले चक्रवातों का नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पे देता था, ठीक है, जो भ्रष्ट नेता है। USA ज़्यादातर फीमेल के नाम पे देता है तूफ़ानों का नाम, हालांकि कुछ मेल के नाम पे भी देता है। जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम प्रशांत में फूल पत्ती भोजन वगैरह के नाम पर तूफ़ानों का नाम दिया जाता है। तो हर जगह का अलग अलग है। जो एशिया के ये जो रीजन है हिंद महासागर, यहाँ पर तूफ़ानों का जो नाम दिया जाता है उसके लिए हर देश 13 नाम दे देता है और उसको लिस्टेड कर दिया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे मेन बात है, जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर हर देश सोच समझ के नाम देता है। ऐसा नहीं है कि कोई फलाना जाति फलाना धर्म से जुड़ा हुआ नाम है, क्योंकि किसी के भावनाओं को ठेस ना लगेगा। मान लिया कि किसी जाति का नाम दे दिया गया तो आदमी सोचेगा कि हाँ फलाना जाति वाला तूफ़ान ला रहा है, इस तरीके से। तो सोच समझ का नाम दिया जाता है, शॉर्ट नेम दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हम आपको बता सकें कि यास तूफ़ान क्या है, यास चक्रवात क्या है। और दोस्तों अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि यास चक्रवात के बारे में लोगों को और समझने में हेल्प मिले। थैंक यू।